नमस्कार। राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज बात करेंगे एक बार फिर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के डबल अटैक की। राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए सरकार को घेरा, तो वहीं कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर तीखा हमला किया। राहुल गांधी ट्विटर पर क्या लिखते हैं, जल्दी से पहले आपको वो बता देता हूं। राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए आज जो सरकार पर हमला किया, राहुल ने लिखा, विदेशी सहारा पाने पर केंद्र सरकार का बार बार छाती ठोकना निराशाजनक है। अगर मोदी सरकार ने अपना काम किया होता तो ये नौबत ना आती। उधर सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सीधा सीधा कहा, महामारी दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। और फिर से राहुल गांधी वाला आरोप दोहराया, सरकार ने अपना काम किया होता तो आज ये हालात नहीं होते। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही का खामियाजा इस समय पूरा देश भुगत रहा है। सोनिया गांधी के मुताबिक सरकार ने वैज्ञानिक सलाह को नजरअंदाज किया, डॉक्टरों की, वैज्ञानिकों की, एक्सपर्ट्स की नहीं सुनी, और उसी वजह से आज यह दूसरी लहर इतनी बड़ी कयामत बनकर देश पर सामने आई है। वहीं सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि सुपर स्प्रेडर इवेंट्स को सरकार ने अपने फायदे के लिए जो मंजूरी दी, उसका भी खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। सोनिया गांधी उसके आगे कहती हैं, वैक्सीनेशन पर मोदी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, सारी जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी। उन्होंने मांग की केंद्र सरकार सबको मुफ्त टीका लगवाए। लेकिन सबसे बड़ा आरोप आज जो सोनिया गांधी ने लगाया वो ये कि सुपर स्प्रेडर इवेंट्स को अपने फायदे के लिए सरकार ने मंजूरी दी और वैज्ञानिक सलाह को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, और उसी का खामियाजा आज सबको भुगतना पड़ रहा है। इधर ऑक्सीजन के मुद्दे पर भी वार पलटवार जारी है। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने आज आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार, उनका हमला आज केजरीवाल पर था, कि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन के मामले पर बार बार शिकायत करके सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। केंद्र सरकार ने दिल्ली की ऑक्सीजन में कोई कमी नहीं की। जरा सुनिए क्या बोले संबित पात्रा। भारत सरकार महाराष्ट्र को ऑक्सीजन दे सकती है, बाकी राज्यों को ऑक्सीजन दे सकती है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि दिल्ली के प्रति भारत सरकार का रवैया अलग होता है? ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट करती है क्या ऐसा भारत सरकार? बिल्कुल नहीं। दिल्ली में केजरीवाल जी राजनीति करते हैं। इधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि फिलहाल अब ऑक्सीजन की दिल्ली में कोई किल्लत नहीं है। मनीष सिसोदिया ने माना, फिलहाल दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है। जरा सुनिए क्या बोले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। फिलहाल ऑक्सीजन का हम असेसमेंट रोज कर रहे हैं, और जितनी ऑक्सीजन की एज ऑन टुडे दिल्ली के बेड्स हैं उन पे ज़रूरत है, तो वो क्योंकि मरीजों की संख्या भी घटी है, ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट भी नीचे आया है, अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या भी घटी है, तो उससे ये संकेत मिल रहा है कि जो ऑक्सीजन आज की तारीख में दिल्ली को मिल रही है वो आज की तारीख में अस्पतालों की डिमांड को पूरा करने के लिए डे टू डे सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा जो कल मिली है वो सही है। कल कम मिलेगी तो और मांगेंगे, कल ज्यादा मिलेगी तो ये मनीष सिसोदिया का आरोप था। हालांकि आरोप भी था, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हो रही है। इस बीच आपको पता ही होगा कि अब 18 से 44 साल के लोगों की वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है, 18 से ज्यादा, 45 से कम। लेकिन टीका कम होने की वजह से देश के कई हिस्सों में यह वैक्सीनेशन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। लोगों को वेबसाइट पर स्लॉट नहीं मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद अपना अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो स्लॉट बुक करना पड़ता है कि आप इस समय जाकर वैक्सीन ले सकते हैं, वो स्लॉट बुक कराने में पसीने छूट रहे हैं। बिल्कुल रेलवे में जो तत्काल बुकिंग होती है ना, उसकी याद आ रही है लोगों को अब वैक्सीन के लिए बुकिंग करते समय। और वो सब, हर कोई ये कह रहा है कि चाहे कोविन की वेबसाइट हो या फिर ऐप हो, इस पर हमें स्लॉट नहीं मिल रहा है। इधर आज से यूपी में उत्तर प्रदेश की सरकार ने टीकाकरण में तेजी लाने का दावा किया है, वादा किया है। आज से 18 जिलों में 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण सरकार ने शुरू कर दिया है। पहले ये सबसे ज्यादा प्रभावित 7 जिलों में शुरू किया गया था। इनमें लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ और बरेली शामिल थे। लेकिन अब इनमें 11 और जिलों को शामिल कर दिया गया है।
लेकिन कुछ जगह की तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। ऐसी भीड़ उमड़ी है वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कि तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ गई। ना सोशल डिस्टेंसिंग थी, कुछ जगह लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए हुए थे। वैक्सीन लगाने पहुंचे लोग, ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि वैक्सीन लगवाने गए और कोरोना लेकर घर जाए। ये जो लापरवाही हो रही है, इस पर ध्यान देना चाहिए खुद लोगों को भी और प्रशासन को भी। इस बीच एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं जिससे आज देखकर बहुत चिंता हुई, फिक्र हुई। ये तस्वीर आई यूपी के बदायूं से। यहां मौलवी टोला में मुसलमानों के धर्मगुरु हजरत शेख अब्दुल हमीद मोहम्मद सालिमुल कादरी बदायूनी का निधन हो गया। उनके आकस्मिक निधन के बाद उनके शव को जब कब्रिस्तान में दफनाने के लिए ले जाया गया, हजारों की भीड़ उमड़ गई। और ये तस्वीरें जरा देखिए, सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। ये आ बैल मुझे मार, आ कोरोना मुझे मार नहीं है तो और क्या है। हजारों की संख्या में लोग एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं। देखिए, कहीं कोई कोरोना का खौफ इस अंतिम यात्रा में दिखाई नहीं देता। इस बीच कोरोना के मामले दूसरी लहर में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि आज कुछ हद तक थोड़ी बहुत कमी नए मामलों में देखी गई है। अब जो आंकड़े हैं वो आपको थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन हालात क्या है जमीन पर, यह आप इस बात से समझिए कि फिरोजाबाद के जसराना से बीजेपी विधायक राम गोपाल पप्पू खुद कह रहे हैं, उनकी हालत देखिएगा जरा, खुद कह रहे हैं मेरी पत्नी को बेड नहीं मिला, उसे जमीन पर लिटा दिया गया। जरा सुनिए क्या बोल रहे हैं विधायक जी, सुनिए। मेरी पत्नी संध्या लोधी एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए रेफर की गई थी फिरोजाबाद से। वहाँ उसी जमीन पर 2-3 घंटे के लिए कर दिया गया, यहाँ से ले जाके जिलाधिकारी के कहने पर बड़ी मुश्किल से उसे बेड मिला। आज भी उसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है ये तो माता रानी जाने। ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है वहाँ, ना पानी पीने के लिए मिल रहा है। बहुत बुरी कंडीशन है उसकी वहाँ पर। अभी तक हम लोगों का किसी से कोई कॉन्टेक्ट। जैसा मैंने कहा कि जो आंकड़े हैं वो अभी भी डराने वाले हैं, लेकिन पिछले 5 दिनों में पहली बार नए मरीजों की संख्या 4 लाख के नीचे आई है। पहली बार कुछ थोड़े से आंकड़े कम हुए हैं। 3,66,000 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। 3,754 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। 4,000 से कम तो जरूर हुआ यह आंकड़ा, लेकिन अभी भी बहुत ही खौफनाक आंकड़ा है ये। हालांकि 3,53,000 लोग ठीक भी हुए हैं पिछले 24 घंटे में। आपको पता ही है, आधे से ज्यादा देश में राज्य सरकारों ने अपने यहां सॉफ्ट लॉकडाउन लगा रखा है। उसकी तस्वीरें भी जरा आपको दिखा देता हूं मैं। लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, राज्य सरकारों के प्रशासन के अधिकारी और राज्य सरकारें भी, कि किसी भी तरह से अपने यहाँ पाबंदियों को सख्त किया जाए और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग सिखाई जाए, उसका पालन करवाया जाए। लेकिन बहुत सी जगह अभी भी सॉफ्ट लॉकडाउन के बावजूद लोग घरों से निकल जाते हैं, जरूरी काम ना हो तब भी निकल जाते हैं। ऐसे में फिर पुलिस को सख्ती भी करनी पड़ती है। तो एक तरफ से सॉफ्ट लॉकडाउन के बीच पुलिस लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की कोशिश कर रही है, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करवाने की कोशिश कर रही है, सख्ती भी कर रही है। ये देखिए, कुछ कुछ जगह आपको दिखाई देगा कि लॉकडाउन का पालन हो रहा है, लेकिन कुछ जगह नहीं भी हो रहा। अब ये देखिए, ये जो सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, अब ऐसा लगता है कि ये लगातार 4 लाख के ऊपर नए मरीज, 4,000 के आसपास मौतें, ये देखकर अब कुछ शायद लोगों को समझ में आ रहा है। इसीलिए जितनी जगह की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां सब जगह सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। इक्का दुक्का गाड़ियां छोड़ दीजिए। अच्छी बात है। राष्ट्र की बात में मेरा आज का सवाल, जो सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सरकार पर सवाल उठाया, आज उसी पर बहस करेंगे। खासतौर से इस बात पर कि क्या सरकार ने वैज्ञानिक सलाह नजरअंदाज की। सोनिया गांधी क्यों कह रही हैं कि सरकार ने वैज्ञानिक सलाह को नजरअंदाज किया, लापरवाही की, और उसी का खामियाजा आज देश को भुगतना पड़ रहा है। यही है राष्ट्र की बात में आज मेरा सवाल। जल्दी से परिचय करा दूं। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से सांसद अपराजिता सारंगी आ गई हैं, कांग्रेस से रागिनी नायक आ गई हैं, और आज मेरे साथ
अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरों का पैनल है। अमेरिका से मेरे साथ डॉक्टर धीरज कौल जुड़ गए हैं और चाइना शंघाई से डॉक्टर संजीव चौबे मेरे साथ जुड़ गए हैं। दो एक्सपर्ट्स हैं, एक अमेरिका में प्रैक्टिस करते हैं और एक चाइना में। जाहिर है हिंदुस्तान से अलग वहां ट्रीटमेंट का तरीका है और वहां की सरकारों ने भी कुछ अलग तरीके से कोविड को अपने यहां काबू करने की कोशिश की है। आप सभी का स्वागत एक्सपर्ट्स के बाद में, लेकिन सबसे पहले अपराजिता सारंगी आपसे शुरू कर रहा हूं। सोनिया गांधी का जवाब दीजिए। अपराजिता सारंगी, साइंटिफिक सोच पर आपकी सरकार नहीं चली, लापरवाही बरती, इसीलिए आज देश इस हालत में है। अपराजिता सारंगी। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहती हूं, बार बार कहूंगी कि कांग्रेस का वैक्सीन निकल चुका है। कांग्रेस का वैक्सीन कभी नहीं निकलेगा, कोरोना का वैक्सीन निकल चुका है। देखिए, कांग्रेस को मुद्दा चाहिए। कांग्रेस अर्थहीन हो गई है। एक पर एक करके विभिन्न राज्यों के लोग उन्हें विदाई दे रहे हैं। उनकी नकारात्मक मनोवृत्ति की वजह से पूरा देश उनको नकार रहा है। आपने देखा वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, आपने देखा केरला में क्या हुआ। आज सुबह मैंने लोगों से पूछा, वायनाड में राहुल गांधी जी ने कोरोना से लोगों की रक्षा करने के लिए क्या किया? उत्तर आया शून्य। फिर मैंने पूछा कि रायबरेली में सोनिया जी ने कुछ कोविड हॉस्पिटल्स लगाए क्या? उत्तर आया शून्य। देखिए, विरोध के नाम पर विरोध करें, इनका काम है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कोरोना, ये जो मुद्दा है, ये जो एक समस्या है, ये जो एक पैंडेमिक है, इससे विकास के कार्य और राजनीति को दूर रखा जाए। मैं जानती हूं स्थिति गंभीर है। अगर 4 लाख केसेस होते हैं और 3,500 4,000 मौतें होती हैं, तो मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते भी मैं किसी भी बचाव को पेश करने के लिए यहां बैठी हूं। लेकिन मैं आप सबको बहुत स्पष्टता के साथ, बहुत आत्मविश्वास के साथ कहना चाहती हूं कि केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी टीम सारे राज्य सरकारों के साथ मिलकर, वैज्ञानिकों के साथ मिलकर, डॉक्टर्स के साथ मिलकर स्थिति को सुधारने में लगे हुए हैं। और इस समय नुक्ताचीनी करना कहां तक जायज है? आपने अभी अभी कहा, उन्होंने सुपर स्प्रेडर की बात कही। मैं आपको कहना चाहती हूं, 14 अप्रैल तक राहुल गांधी जी पश्चिम बंगाल में रैलीज कर रहे थे। राहुल गांधी जी 14 अप्रैल के बाद रैली उन्होंने बंद किया क्योंकि कोरोना पॉजिटिव हो गए। और आप याद करें, किसानों को किसने भड़काया? बार बार मुझे याद पड़ता है, प्रियंका गांधी जी ने कहा, डोंट स्टेप बैक, फार्म लॉज विल बी स्क्रैप्ड। मेरे पास तथ्य है और मेरे पास 10 फरवरी का डेट भी है। और तो किसानों को का जमघट कराना, किसानों को उकसाना, वो क्या सुपर स्प्रेडर नहीं था? अपने गिरेबान में झांके। और जहां तक वैज्ञानिकों के साथ मिलकर बातचीत करने का सवाल है, हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के साथ ही बैठते हैं। एक एम्पावर्ड ग्रुप है, एम्पावर्ड ग्रुप में वैज्ञानिक ही हैं, डॉक्टर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, सबके मंतव्य को लेकर काम किया जा रहा है। और यह सरकार ऐसी सरकार है जो सुझाव को, जो विरोध को और समर्थन को स्वागत करती है। तो हम सबकी बात सुन रहे हैं। और आप जानते हैं कि विगत 30 दिनों में, कल की बात मैं आपको बता दूं, विगत 30 दिनों में 28 मीटिंग हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, जिनमें से कि 3 मीटिंग हमारे मुख्यमंत्रियों के साथ हुई है। और मुख्यमंत्री सारे राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री हैं, सबके साथ बातचीत की गई है और सबके सुझाव को लिया जा रहा है। और जो भी उन्होंने कहा वो आधारहीन है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं अपना वक्तव्य शेष करने के पूर्व, जब फार्म लॉज के विषय में बातचीत हो रही थी लोकसभा में, फार्म बिल्स के विषय में, उस समय लॉ नहीं बना था। मैं लोकसभा की सांसद हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने खड़े होकर आमंत्रित किया राहुल गांधी जी को, इस पर बहस करें और बिंदुवार प्रस्ताव दें। न प्रस्ताव आया, न ही गठनमूलक सुझाव आया। बात यह थी कि जब हम लोग रात रात तक बिल पर आलोचना कर रहे थे, उस समय ये विदेश गए हुए थे।
1.5 किलोमीटर इनका घर है हमारे पार्लियामेंट से, हमारे संसद से, लेकिन ये 1.5 किलोमीटर चल के नहीं आए। जब पूछा गया तो पता चला कि ये विदेश में थे। तो जब फार्म लॉस के विषय में इन्हें जानकारी नहीं थी और यहां पर आके किसानों को उकसाया और एक सुपर स्प्रेडर इवेंट क्रिएट किया, और ये कैसे कह सकते हैं कि ये रैली में मौजूद नहीं थे? रैली में थे, 14 अप्रैल तक थे। एक और सुपर स्प्रेडर इवेंट था अपराजिता सारंगी, जिसके बारे में आप बड़े कन्वीनियंटली उसे नजरअंदाज कर रही हैं। बड़े कन्वीनियंटली अपराजिता सारंगी, कुंभ मेला को आप, शाही स्नान जो हुए एक के बाद एक, उसे आप नजरअंदाज कर रही हैं क्योंकि वो आपकी सरकार करवा रही थी राज्य में और बड़ी शान से करवा रही थी, और आपने बार बार चेतावनियों के बावजूद उसे नहीं रोका। उस पर आप नहीं बोल रही हैं क्योंकि सोनिया गांधी का इशारा, और जाहिर है हर एक्सपर्ट का इशारा, मेरे पैनल में भी 2 एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी अभी पूछवा देता हूं मैं आपको। और आप तो खुद, आप अपराजिता जी, आपको भी पता है, अपने सियासी फायदे के लिए आपने उस सुपर स्प्रेडर इवेंट को करवाया, कुंभ को। क्या आपको उसका पछतावा है अपराजिता सारंगी? देखिए, सोनिया गांधी जी ने हमें सुपर स्प्रेडर कहा, इसलिए मैंने 2 तथ्य और 2 उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किए। जहां तक कुंभ मेला का सवाल है, मैं आपको कह दूं कि 13 अखाड़ों में से 12 अखाड़े निकल कर आ गए और उसके बाद एक सिंबॉलिक पूजा वहां की गई क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनसे बातचीत की थी। यह संस्कृति की बात है, यह परंपरा की बात है, यह भावना की बात है, और इसलिए हम सबको बहुत ही संयम के साथ, संतुलन के साथ उनसे बातचीत करनी पड़ी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने की, यह हम सबको ज्ञात है। तो जो करना था हमने किया, और सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। सोनिया गांधी जी यह कह के बाहर नहीं निकल सकती हैं कि सुपर स्प्रेडर का काम नहीं, बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, बिल्कुल नहीं। माफ करिएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी अपराजिता सारंगी। जब तक वो अपील आई प्रधानमंत्री की और जब तक वो शाही स्नान सिंबॉलिक किया गया, सांकेतिक किया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपको भी पता है, हजारों लोग पॉजिटिव निकले हैं उस कुंभ मेला के शाही स्नान में जाने वाले। 10, 12, 15 तो खुद साधुओं की मौत हुई है, बड़े बड़े, आपको भी पता है ये। उसके बावजूद आप कह रही हैं कि बहुत हमें सोच समझ कर चलना था। खैर, एनीवे, मुझे पता है कि आपके अपने कारण हैं, उस पर आप ये नहीं मानेंगी कि आपकी गलती थी, आपकी राज्य सरकार ने उसको करवाकर गलती की या केंद्र सरकार ने उसको नहीं रोका, मुझे पता है। रागिनी नायक, रागिनी आपके पास आ रहा हूं। रागिनी, एक तो जरा जाहिर है सोनिया गांधी जो कह रही थी, मुझे पता है आप वो आरोप दोहराएंगी, लेकिन जो अपराजिता सारंगी ने कहा है उसका भी जवाब दीजिएगा। सुपर स्प्रेडर इवेंट्स में आपके नेताओं ने भी खूब हिस्सा लिया है और आपके पार्टी ने भी खूब पैदा किए हैं, जैसे किसान आंदोलन। बोलिए। मानक, आपने सुना होगा और अपराजिता जी ने भी सुना होगा, भारतीय संस्कृति परंपरा में और रामचरितमानस में ये कहा गया है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी कि जब विपक्ष ये कहे कि सरकार कोरोना के मसले में सो क्यों रही है, निरंकुश सरकार पर अंकुश लगाने का काम करे। रागिनी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट रुकिएगा जरा। रागिनी आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद या तो आपने म्यूट किया हुआ है, जरा उसको देखिए, मैं उसे ठीक करवाता हूं। इतने में धीरज कौल आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर कौल, ओके, हाँ रागिनी, अब आपकी आवाज ठीक है, बोलिएगा। बोलिए रागिनी। आप मुझे सुन पा रहे हैं मानक? मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, तो देखिए मानक, रामचरितमानस में कहा गया है पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो जब विपक्ष निरंकुश सरकार पर अंकुश लगाने का काम करता है, ये जताने का काम करता है कि कोरोना की दूसरी लहर की तैयारी पिछले 1 साल में करनी थी, 1 महीने में 28 मीटिंग करने से कुछ नहीं होता, वो समय निकल गया जब तैयारी करनी थी, तो आरोप लगाया जाता है कि राजनीतिकरण हो रहा है। और राजनीतिकरण शुद्ध रूप से क्या होता है, ये अपराजिता सारंगी जी ने आपके कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से बता दिया। आपने कहा कि साइंटिफिक एडवाइस पर बात करिए, वो बंगाल पहुंच गई, असम पहुंच गई, चुनावी नतीजों पर पहुंच गई, वायनाड पहुंच गई, रायबरेली पहुंच गई, वो किसान आंदोलन पर पहुंच गई, पर साइंटिफिक एडवाइस पर कुछ नहीं बोली। मैं जरा शुरुआत वहीं से करती हूँ, फिर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उन पर भी आती हूँ। तो सिलसिलेवार तरीके से अब आप देखिए कि सोनिया गांधी जी ने CWC की बैठक में बहुत ही साफगोई के साथ इस बात का पर्दाफाश किया कि कोरोना से निपटने के मामले में मोदी सरकार अपनी ही जनता के साथ कितनी निर्ममता, निष्ठुरता और नृशंसता के साथ काम कर रही है।
और जो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, पिछली CWC मीटिंग हुई 17 अप्रैल को, तो एक करीब करीब इन 4 हफ्तों में जो आपदा थी कोरोना की वो त्रासदी बन गई। और क्यों बन गई है इसका मुख्य कारण सोनिया जी ने कहा कि साइंटिफिक एडवाइस यानी कि वैज्ञानिकों की राय, विशेषज्ञों के सुझावों को दरकिनार किया गया। मैं इसमें विपक्ष के सुझाव भी जोड़ देती हूँ। और मैं ये भी कहूंगी कि राहुल गांधी जी ने 3-4 दिन पहले एक चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि सर्वदलीय बैठक तो होती नहीं है, ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है मोदी जी के चौकीदारी में, तो अब चिट्ठी लिखना ही एक साधन बच जाता है। तो चिट्ठी लिखी और 3 सुझाव दिए। वही 3 सुझाव दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल जिसे कहते हैं द लैंसेट, जो 1823 में बनी की स्थापना हुई थी उसने वही 3 सुझाव दिए। वो 3 सुझाव क्या है? पहला सुझाव है जीनोम सीक्वेंसिंग, दूसरा सुझाव है डेटा ट्रांसपेरेंसी, ये भारत के संदर्भ में बोला है, और तीसरा है यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। मैं आज केवल इन्हीं मुद्दों पर पहले अपनी टिप्पणी में बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये सबसे अहम मुद्दे हैं आज लोगों की जान बचाने के लिए। तो आप पहली बात देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये डबल म्यूटेंट वायरस है, ट्रिपल म्यूटेंट वायरस है, इसके डिजीज पैटर्न क्या है और वैक्सीन एफिकेसी कैसे रहेगी इस वायरस के प्रति, ये जानना देश में बहुत जरूरी है, तभी लोगों की जान बचाई जा सकती है। पर अपराजिता सारंगी को थोड़ी पता होगा, क्योंकि इनकी पार्टी तो क्या दिया, ताली, घंटी, कोरोनिल, भाभी जी के पापड़, गौमूत्र और गोबर से बाहर निकलेगी तब साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करेगी। अब दूसरी चीज पर आती हूँ। दूसरी बात है डेटा ट्रांसपेरेंसी। तो अगर मानक आप और मैं और आपके दर्शक रोज अखबार उठाकर अगर ओबिचुरी कॉलम ही पढ़ लेंगे ना, केवल वही, तो समझ में आ जाएगा कि भारत सरकार के आंकड़े कितने सही। तीसरी चीज और सबसे मुख्य चीज जिसके बारे में IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी बात की, 2 डॉक्टर आपके पैनल में बैठे हुए हैं, 3.5 लाख डॉक्टर हमारे देश के IMA के साथ जुड़े हैं, 1928 से ये एसोसिएशन बना हुआ है। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, सार्वजनिक टीकाकरण, जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूंगी पोलियो का। जब पूरे देश में घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई गई तो हम पोलियो से मुक्त हुए और इसका पैसा नहीं लिया जाता था। लेकिन दवाई और वैक्सीन पर 5% GST वसूलने वाली मोदी सरकार आज कह रही है कि राज्य सरकार टीका लगा दे। और टीका लगेगा कैसे? आप जानते हैं मानक, आज 1 मई को घोषणा हुई थी कि 18 से 44 साल के लोगों की उम्र के लोगों का टीकाकरण मुफ्त में हम शुरू कर रहे हैं। आज 10 दिन हो गए, केवल 12 लाख लोगों का टीकाकरण हो पाया है इस आयु वर्ग में। इससे ज्यादा के लोगों का 6 करोड़, मैं पहली डोज की बात कर रही हूँ, और करीब 100 करोड़ लोगों को जहां पर वैक्सीनेट किया जाना चाहिए देश में, वहां पर 2 डोजेस केवल 3 करोड़ लोगों को लगी है भारतवर्ष। तो टीका है ही नहीं। जो बनाने वाले है वो जून जुलाई से पहले ना कोविशील्ड की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है, ना कोवैक्सीन की, पर ये टीकाकरण आपकी आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट, 1 सेकंड रुकिएगा, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं रागिनी। 1 सेकंड रुकिएगा, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। 1 मिनट रुकिएगा जरा, 1 सेकंड रुकिएगा। मैं राजनीतिक बहस पे फिर आऊंगा। मैं आऊंगा, 1 सेकंड रागिनी, 1 सेकंड रुक जाए, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। डॉक्टर कॉल, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर कॉल, राजनीतिक बहस फिर शुरू करूंगा। मैं पहले यह समझना चाह रहा हूं कि अब जब थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे हम लगातार साथ साथ देखते चल रहे हैं, आपके हिसाब से डॉक्टर कॉल, क्योंकि आप तो यूएस में बैठे हैं, आपने देखा है कि कैसे अमेरिकी प्रशासन ने, वहां की सरकार ने कोविड से लड़ाई लड़ी है और वहां चीजें बेहतर भी हुई हैं। 3 गलतियां जो इंडिया ने की हैं आपके हिसाब से डॉक्टर कॉल, पहले जिसकी वजह से आज हम इस पोजीशन में आए हैं। जी, पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा फ्रॉम अ नोट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में एक्सीलेंट काम किया था। वी शुड नॉट टेक दैट बैक। जिस हिसाब से भारत ने लिमिटेड रिसोर्सेज में इमीडिएटली मास्टर स्ट्रोक करते हुए लॉकडाउन मार्च के अंदर लगाया, उससे लाखों की जानें बची। पॉइंट 1, पॉइंट 2, मास प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट एंटीबायोटिक्स जो भारत ने दूसरे देशों को भी प्रोवाइड की, वो एक मास्टर स्ट्रोक था जिससे ग्लोबल विल बढ़ी भारत की। और तीसरा, वैक्सीन के मास प्रोडक्शन, सीरम इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट दिया। अनफॉर्चुनेटली जो 3 पॉइंट्स आपके प्रवक्ता रेस कर रहे थे, वो मैं नवंबर 2020 से रेस कर रहा हूं कि भारत के अंदर जीनोमिक सीक्वेंसिंग, जब खतरे की घंटी यूके में हमने दिसंबर में देखी, तभी से बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा देनी चाहिए थी। हर डिस्ट्रिक्ट, मैं तो कहूंगा हर स्टेट और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीनोमिक सीक्वेंसिंग कलेक्शन, और जिस वैक्सीन पे हम काम कर रहे हैं उसकी एफिकेसी लाइफ टाइम असेस करनी होती है, वीकली, मंथली, क्योंकि ये ट्रेड्स बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं, आप जानते हैं इस बात को। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंसी ऑफ डाटा, और मैं और सारे हमारे एक्सपर्ट्स जितने भी हैं वर्ल्ड ग्लोबली, वो ट्रांसपेरेंसी ऑफ डाटा पे ही ट्रस्ट करते हैं
क्योंकि अगर आपका डाटा एक्यूरेट है तब हम कैलकुलेशंस और मॉडल्स कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी इसमें एसोसिएटेड रहता हूं। तो डाटा की ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, और वो सारे इश्यूज रिजॉल्व होंगे जब आपका सेंट्रल कमांड सिस्टम आएगा जो एवरी डे पब्लिक को अपडेट करेगा डाटा के बारे में और क्वेश्चंस लेगा बैक एंड फोर्थ। ट्रांसपेरेंसी आएगी, पब्लिक में ट्रस्ट भी बिल्टअप होगा। और जो तीसरी चीज वो बता रही हैं, वैक्सीन फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत के अंदर आप जानते हैं बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो पॉवर्टी लाइन के आसपास और उससे नीचे रहती है। एजुकेशन का स्तर की इश्यूज हैं, और अब 70% आबादी जो गांव में रहती है, वहां हेल्थ केयर का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है आप खुद जानते हैं, और वहां कोरोना पेनिट्रेट हो चुका है। दैट विल बी द वर्स्ट डिजास्टर अगर कुछ होता है तो। और तीसरी बात जो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि टेस्टिंग, जिसपे हम बात ही नहीं करते, टेस्टिंग का नंबर भारत में आज ब्राजील के करीब है। ब्राजील के करीब, आपको जान के हैरानी होगी। तो इंडिया के अंदर, अब ये स्टेट करती है या सेंटर, दैट्स अ सेपरेट इशू, लेकिन इंडिया के अंदर टेस्टिंग, और ऐसी टेस्टिंग जिसकी एफिकेसी अच्छी हो, जिसकी सेंसिटिविटी एटलीस्ट 90-95% हो। हमारे आरटीपीसीआर की भारत में आज की डेट में सेंसिटिविटी 80% आ रही है, जबकि यूएस के अंदर हम 95-94% देते हैं, जिसमें चैलेंजेस हैं, मैं मानता हूं। लेकिन स्वाब को कलेक्शन, सॉल्यूशन के अंदर उसको रोटेट करना और जल्दी उसके रिपोर्ट्स देना, मुझे लगता है मास टेस्टिंग सेंटर्स की भारत में बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, जो अच्छी बात है, जो भारत सरकार ने 6 महीने पहले आईपी अप्रूवल के लिए अर्जी दी थी, जिसपे बाइडेन ने अब पुश किया है, और मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये सारे प्लैनेट की लड़ाई है, सिर्फ इंडिया की लड़ाई नहीं, और इंडिया ने आगे बढ़ चढ़ के 2020 में हेल्प किया था। तो अब अगर मॉडर्ना, जेएनजे और फाइजर की जो फॉर्मूला है भारत में मिले, और जो भारत में करंट फॉर्मूला आता है कोवैक्सीन, डॉक्टर कॉल एक सेकंड, अगर वो एक पॉइंट बोलना चाहता हूं, अगर वो फॉर्मूला हमारी 20-30 डिफरेंट कंपनीज, डॉक्टर कॉल एक सेकंड रुकिएगा। डॉक्टर कॉल, सब सुन रहे हैं, पैनलिस्ट भी सुन रहे हैं, पैनलिस्ट भी सुन रहे हैं, और करोड़ों दर्शक भी सुन रहे हैं हिंदुस्तान में और दुनिया भर में। बहुत सारे लोगों को हिंदुस्तान में अभी तक डॉक्टर कॉल ये नहीं पता है कि अमेरिका में, आप मुझे बता रहे थे अभी 2 दिन पहले, कि वहां आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट की होम डिलीवरी होती है। अमेजॉन से आप ऑर्डर करके खुद मंगा सकते हैं, आधे घंटे में रिजल्ट आ जाता है। जरा एक बार मुझे उस किट के बारे में बता दीजिए, ताकि ये पता लगे हमारे यहाँ टेस्ट के लिए किट नहीं मिल रही और अमेरिका में देखिए होम डिलीवरी हो रही है। देखिए, पहले तो थोड़ा कंपेयर करना आई थिंक वुड बी अनरियलिस्टिक यूएस और इंडिया को, जैसे कि हम इंफ्रा को जानते हैं और ओवरऑल सिस्टम और कॉस्ट एफिकेसी को जानते हैं। तो पर फिर भी मैं आपको डाटा से बताता हूं कि अमेरिका के अंदर हमारे पास बहुत बड़े क्राइसिस थे। हमने ब्लंडर्स किए हैं कोविड मैनेजमेंट में, हमने कोई रोल मॉडल सेटअप नहीं किए हैं और अपनी गलतियों से सीखा है। जैसे हमने भी रैलीज यहाँ की थी, उसके बाद मास जो अच्छी थी, इंपॉर्टेंट थी, जिसका कॉज था ब्लैक लाइफ मैटर्स, और इंडिया में भी किसान प्रोटेस्ट का, वट एवर द कॉज इज, लेकिन उसका खामियाजा सबके सामने दिख रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि जो टेस्टिंग है, हम यहाँ पे अमेजॉन से ऑर्डर कर सकते हैं रैपिड आरटीपीसीआर, जो तकरीबन $40 से $45 का आता है, एक्सपेंसिव है, कई इंश्योरेंसेस कवर करते हैं, 30 मिनट्स में रिजल्ट देता है। दूसरा है एक एंटीबॉडी टेस्ट, जो अफ्रीका ने एक्चुअली कई कंट्रीज ने यूज किया लास्ट ईयर, अगर आप WHO की वेबसाइट पे जाएंगे, विच वॉज $1। वो दिखाता था कि आपके अंदर एंटीबॉडी है, क्या आपके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन जी है या इम्यूनोग्लोबुलिन एम है। इम्यूनोग्लोबुलिन एम मतलब आप एक्यूट इन्फेक्शन के थ्रू गुजर रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जी मतलब आप रिकवर कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं चीप इनोवेटिव टेस्ट, और भारत के अंदर बहुत स्मार्ट इंटेलेक्ट है, ये बहुत जल्दी से बन सकता है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं एग्जैक्टली सुपर स्प्रेडर इवेंट, एग्जैक्टली अपराजिता जी जवाब देंगी। अपराजिता जी देखिए, जैसे अभी रागिनी ने भी कहे 2-3 पॉइंट्स, डॉक्टर कॉल भी बता रहे हैं, हम साइंटिफिकली अभी भी पूरी तरह से साइंटिफिकली हम लोग पूरा जोर नहीं लगा रहे हैं अभी भी। अपराजिता जी, जी, जितने भी अच्छे सुझाव आते हैं हम ग्रहण करते हैं। इस दिशा में मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी 2 प्रकार के आह्वान हैं। एक, हमें वर्तमान को संभालना है, और दूसरा, भविष्य के लिए हमें खुद को तैयार रखना है। आप सबको बताना चाहती हूं कि हमारे देश में 700 से अधिक जिले हैं, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती हैं। डिस्ट्रिक्ट टेस्टिंग लेबोरेटरीज में जिस तरह की अवसंरचना होनी चाहिए नहीं है, नहीं थी। हम लोगों ने अभी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन सारे डिस्ट्रिक्ट टेस्टिंग लेबोरेटरीज में जिस तरह की अवसंरचना होनी चाहिए, उस तरह की अवसंरचना की तैयारी शुरू कर दी है। मुझे लगता है कुछ समय की बात है, वो हो जाएगा। मैं थोड़ा सा समय लूंगी, मुझे और 30 सेकेंड मानक जी समय दे।
देखिए, ये कह देना कि सरकार ने वैज्ञानिकों को नहीं सुना और पहले कदम नहीं उठाया, ये बिल्कुल गलत है, आधारहीन है। मेरे पास करीबन 5 चिट्ठियां पड़ी हुई हैं। देखिए, पहली चिट्ठी 6 जनवरी 2021 की है, जब केरला में संक्रमण बहुत अधिक था। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ने केरला के स्वास्थ्य विभाग से बातचीत की, चिट्ठी लिखी और तुरंत 7 तारीख को एक सेंट्रल टीम वहां गई थी, उन्हें आगाह किया था। दूसरा मैं आपको बता दूं, 21/2/2021 उस दिन भी सारे 7 राज्यों को जहां हाई बर्डन था वहां पर चिट्ठियां लिखी गई, बातचीत हुई, सेंट्रल टीम्स गई। और मैं आपको बता दूं, उसी दरमियान 75 सेंट्रल टीम विभिन्न जिलों में गई थी। मैं राज्यों की बात नहीं कर रही हूं, जिलों की बात कर रही हूं। आगाह किया गया था। देखिए, ऐसा होता है, मैं आप सबको बता दूं, बहुत विनम्रता के साथ कहूंगी, 24 साल राज्य सरकार के साथ काम किया है और 5 साल मैंने यहां काम किया है, दिल्ली में काम किया है केंद्र सरकार के साथ। केंद्र सरकार दिशा निर्देशन देती है, केंद्र सरकार समन्वय स्थापित करती है और केंद्र सरकार संसाधन देती है। राज्य सरकारों का काम है प्रबंधन, राज्य सरकारों का काम है कार्यान्वयन। उसके बाद आप मुझे बस 15 सेकंड और दें। 3 मीटिंग्स की मैंने बात कही आपको, चीफ मिनिस्टर्स के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 मीटिंग ली थी। 17 मार्च को एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हमारे प्रधानमंत्री जी ने ली थी और उसकी प्रोसीडिंग मेरे पास है। मैं 15 सेकंड में वो प्रोसीडिंग का एक अंश पढ़ना चाहती हूं, आप सब सुने। उन्होंने क्या कहा था, मेरे हाथ में है, जरा सुन ले। उन्होंने कहा था, सारे मुख्यमंत्रियों को इस समय कई क्षेत्रों और जिलों में मामले बढ़ रहे हैं जो अब तक अप्रभावित थे। पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि देश के 70 जिलों में 150% से अधिक है। अगर हम महामारी को अभी नहीं रोक पाए तो यह देशव्यापी प्रकोप की ओर बढ़ सकता है। हमें कोरोना की इस उभरती दूसरी पीक को तुरंत रोकना होगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारा आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास नहीं बनना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए और हमारी सफलता को लापरवाही में नहीं बदलना चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री ने सारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन का वो बयान भी जरा बता देती तो अच्छा रहता, जिसमें वो कह रहे थे इंडिया कोरोना वायरस के एंड गेम में पहुंच गया है, हमारी जीत हो गई है और जो जश्न मनाया, खैर वो अलग बात है, इस पर बहुत बहस कर चुके। डॉक्टर संजीव चौबे, मैं आपसे भी यही सुनना चाह रहा हूं। हिंदुस्तान ने कहां 2-3 गलतियां कर दी डॉक्टर चौबे, अपने चाइना के एक्सपीरियंस से और अपने भारतीय मूल का होने का आपको ये तो फायदा होगा, इंडिया में क्या हो रहा है ये भी आपको पता होगा। कहां गलतियां हो गई डॉक्टर चौबे जो आज हम इस हालात में हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब हमारे पास एक पीक आया था 10,000 का, जब मुंबई में आया था, तो हमें उसी वक्त अलर्ट हो जाना चाहिए था कि इतना ज्यादा पीक क्यों आ रहा है एक स्टेट से। तो उस वक्त क्या हुआ कि हमारे पास मेजर इवेंट, क्या क्रिकेट कराना जरूरी था, क्या और भी इवेंट्स जो हुए हैं वो सारे इवेंट्स होने जरूरी थे, क्या इलेक्शंस भी दोनों पार्टियां मिलकर रोक सकते थे, उसको पोस्टपोन कर सकते थे। तो कम से कम ये अभी जो सुपर स्प्रेडर वाला एक्टिविटी है वो नहीं होता। खैर, वो पॉलिटिकल बात है। आज का मैं बात कर रहा हूँ, लैंसेट का जर्नल है जिसमें वर्ल्ड के सारे एक्सपर्ट ने इंडिया के जो पॉलिसी, अभी जो कोविड पॉलिसी जो चल रही है, ट्रीटमेंट पॉलिसी, मैनेजमेंट पॉलिसी, उसको लेकर क्रिटिसाइज भी किया है, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। अब हमारे पास जो कोविड है वो गांव तक पहुंच चुका है। शहरों में, नोएडा वगैरह जैसे शहर में, दिल्ली में या फिर लखनऊ में, वहां पे आपके पास एक बेसिक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जो गांव है जहाँ पे हॉस्पिटल भी कम से कम 10 किलोमीटर दूर है, ना वहाँ ऑक्सीजन है, ना वहाँ पे प्रॉपर दवाई है, ना डॉक्टर है, वहाँ पे क्वैक्स सारे काम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं अभी तक, मतलब ये जब हम पहली लहर झेल चुके थे तो वी शुड प्रिपेयर फॉर द सेकेंड वेव, क्योंकि सेकेंड वेव ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में आया है, इससे पहले भी और कंट्री में आ चुका है। यूके में आया, साउथ अफ्रीका में आया, यूएस में भी आया, ब्राजील में भी आया, उसके बाद अलग अलग कंट्रीज में आया। जिन लोगों ने सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया या सारे अपने उनके मेडिकल एक्सपर्ट ने एक्सपर्टाइज करके उन्होंने प्लान आउट किया, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमने काफ़ी रिलैक्सेशन दे दिया। हमारे यहाँ अगस्त से ही जो है वर्क फ्रॉम होम से ख़त्म करके आप दे कैन गो ऑफिस, स्कूल तक खैर बंद थे लेकिन ऑफिस वगैरह अलाउड कर दिया, मास्किंग वगैरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं था। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है मानूंगा,
और ना मैं ज़्यादा गलती मानता हूँ पब्लिक की, क्योंकि पब्लिक भी इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनको दूसरों जब वो डेली न्यूज़ देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। मुझे अच्छा लगा आज कि आज 18 से 44 साल का आपने भी न्यूज़ में दिखाया कि वैक्सीनेशन की भीड़ होनी चाहिए, और मैंने 2 दिन पहले आपसे प्रोग्राम भी किया था 8 तारीख को कि आप या फिर इन्फेक्शन चूज कर लें या फिर इंजेक्शन चूज कर लें, इंजेक्शन मतलब वैक्सीन चूज कर लें। तो कम से कम एक मोटिवेशन तो आया है कि लोग, लेकिन वैक्सीन हमारे पास है ही नहीं आज के डेट में, वैक्सीन भी बहुत कम पड़ रही है हमारे पास। तो ऐसी सिचुएशन में अभी हमें ये चाहिए कि हमें एक ग्रुपिंग करके, मतलब एक फेज बाय टर्न में, ये नहीं कि हम सारे ऐप ओपन कर दें, सारे ऐप हैंग हो जाएंगे एक दिन में। हमें एक फेज बाय ट्रायल करना पड़ेगा और एक पर्टिकुलर एक फेज बाय फेज के हिसाब से हम वैक्सीनेशन को करते जाएं। एट द सेम टाइम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज भी जो है ना पेरिफेरीज में, खासकर गाँवों में, क्योंकि गांव के लोग ना उनकी इतनी अच्छी इनकम अफोर्डेबिलिटी होती है, ना वो इतनी महंगे मेडिसिन को ये कर सकते हैं, ना वो महंगे हॉस्पिटल को अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमारी सुविधा जो है सबके लिए कम से कम आज के डेट में, कम से कम इस महामारी में, फ्री और एक्चुअल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए। मानक, क्या मैं बोल सकती हूँ? एब्सोल्युटली। अब एक और चीज जो रागिनी ने कही, जो डॉक्टर कौल भी कह रहे थे, डेटा ट्रांसपेरेंसी। डेटा ट्रांसपेरेंसी में एक कमेंट करिएगा डॉक्टर चौबे, क्योंकि हम तो सब ये मानते हैं कि यहां पर जो एक्चुअल डेथ्स हैं और जो एक्चुअल न्यू केसेस हैं, वो सही फिगर्स हमको पता नहीं चल रहे हैं। जो ये 4 लाख के नीचे केस आए हैं, अब पता नहीं कि ये कितना सही है, क्योंकि हमने टेस्टिंग सब जगह कम कर दी है। टेस्टिंग लगातार कम हो रही है, पिछले हफ्ते 10 दिन से नीचे जा रहा है वो ग्राफ। डॉक्टर चौबे, उसी तरह से डेथ्स, मौत के मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार को, उसमें भी लिखा है कि जिस शख्स को कोई और बीमारी होती है और कोविड हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसे कोविड डेथ नहीं माना जाता है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट जिसकी नेगेटिव आती है, उसकी डेथ हो जाती है, उसे भी कोविड पॉजिटिव नहीं माना जाता है। तो ऐसे डेटा ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी डॉक्टर चौबे, जब हमें पता ही नहीं है, ना टेस्टिंग पूरी हो रही है, ना डेथ्स का काउंट ठीक हो रहा है, गिनती ठीक हो रही है मौतों की। ये तो हाइड एंड सीक का गेम चल रहा है। इसमें सीधी सी बात है कि डेटा को छुपाया जा रहा है स्टेट बाय स्टेट, डिपेंड्स ऑन दैट। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि मैं बताया आपको, उसी ने बोला कि अगर एक घर में कोई एक आदमी पॉजिटिव है, तो ये मान के चलिए कि उसके सारे मेंबर पॉजिटिव है। ये आप मान के चलिए, क्योंकि ये स्प्रेड करेगा। वो अपने घर में रहेगा, कितना भी मास्क लगा ले, कभी ना कभी तो मास्क उतारेगा ही प्रैक्टिकली, और वो स्प्रेड करेगा ही करेगा। तो अगर एक मेंबर में 5 लोग हैं, तो और एक जो है, तो 4 लोग ऑटोमेटिकली अफेक्टेड हो जाएंगे। तो बहुत लोग तो ये, इसीलिए मैंने कहा कि कुछ लोग तो टेस्ट डर के मारे नहीं कराते हैं जबकि उनको सिम्टम्स है, क्योंकि कुछ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी बने हुए हैं सोसाइटी के कि अगर कोई सोसाइटी में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको आइसोलेट कर देते हैं, उसको क्वारंटाइन कर देते हैं, उसके ऊपर जो है मतलब काफ़ी रूल्स बने हुए हैं, लेकिन बहुत लोग डर से नहीं कराते हैं। दूसरा एक जो रीजन है डेटा ट्रांसपेरेंसी का, कि इसमें लोगों को खुद वॉलंटियर बनना पड़ेगा। जब तक लोग खुद नहीं वॉलंटियर बनते हैं, तब तक हमें एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाएगा। गवर्नमेंट पे हम कितना रिलाई कर पाएंगे? गवर्नमेंट तो ठीक है, अपना प्रोडक्ट डेली फोन पे भी आप सुनते हैं, टीवी में भी सुन रहे हैं, प्रोग्राम भी हम लोग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही रागिनी। और इसीलिए आज भी आपने और कल रागिनी 2-4 आपने वीडियो देखे होंगे, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, तस्वीरें भी हैं। नदी में लाशें मिल रही हैं, नदी में तैरती हुई लाशें। वो वीडियो मैं दिखा सकता था, चाहता तो, मैंने नहीं दिखाया वो वीडियोस। विचलित करते हैं वो वीडियो। बिहार से एक तस्वीर आई है, दिल्ली के वीडियो आए हैं, और 1-2 राज्यों से आए हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि शमशान में चिताएं लगातार जल रही हैं, लोग उन लाशों को नदियों में बहा दे रहे हैं। रागिनी, ऐसे में ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल कितनी मौतें हो रही हैं और कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं? मानक, ये कहा जाता है जहां चाह वहां राह। अगर सरकार की नियत में खोट ना हो और सरकार ठान ले तो क्या नहीं कर सकती? भाई, लोकतंत्र का सारा तंत्र सरकार के पास है, सारा महकमा सरकार के पास है, हर संवैधानिक संस्थान पर सरकार का रुतबा चल रहा है, तो सरकार क्यों नहीं कर सकती? लेकिन बात यह है कि सरकार की प्राथमिकताएं ठीक होनी चाहिए। राजा के लिए 13,500 करोड़ का सेंट्रल विस्टा रूपी महल बनवाना ज्यादा जरूरी है, लेकिन यहाँ पर सार्वजनिक टीकाकरण कराना जरूरी नहीं है सरकार के लिए।
इसीलिए आपको ये डेटा ट्रांसपेरेंसी भी नहीं मिलेगी, सार्वजनिक टीकाकरण भी नहीं मिलेगा और कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली बात नहीं होगी। अब आप देखिए, भाजपा की प्रवक्ता थोड़ी देर पहले कह रही थी कि डिस्ट्रिक्ट टेस्टिंग लेबोरेटरीज अब बनाने का काम शुरू हुआ है। मैं जानना चाहती हूं, जब मोदी जी ने पिछले साल 20 लाख करोड़ का जुमला पैकेज अनाउंस किया था, तब डिस्ट्रिक्ट टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाने का काम क्यों नहीं शुरू हुआ? मैं ये भी जानना चाहती हूं कि अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने कहा कि अब हम 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, तो ये बताएं कि क्या कोई जादुई छड़ी मोदी जी के हाथ में है कि वो अचानक से हिलेगी और प्लांट उठ के खड़े हो जाएंगे? डीआरडीओ ने तो कह दिया है कि 3 महीने लगेंगे ये प्लांट बनने में, और लैंसेट कह रहा है कि अगले 3 महीने में यानी कि अगस्त तक भारत में करीब 10 लाख मौतें हो जाएंगी, यानी कि 80 दिन के भीतर 3 महीने से भी 10 दिन कम में 7.5 लाख लोग और मर जाएंगे। तो अब वो ऑक्सीजन प्लांट बनाने का इंतजार करें। इसीलिए मैं कहती हूँ मानक, कोई भी हो, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या कोई विशेषज्ञ हो या डॉक्टर हो, वो ये जब कहता है ना कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे देखिए, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि जो हो गया अगर हम उसे भूल जाएंगे ना मानक, तो ये भूल सुधार कभी नहीं होगा। और जो तीसरी वेव भी आने वाली है, जिसमें कहा जा रहा है कि बच्चे भी बहुत प्रभावित होंगे, अभी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, हम अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे, ये सोच के मेरे मन में बहुत कष्ट और बहुत पीड़ा होती है। आज आप ये बैठकर कहें कि मैं सफाई देने के लिए नहीं आई हूँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सफाई देंगे तो जगहसाई होगी। पर यह भी जानना पड़ेगा कि लैंसेट ने कहा है कि ये नेचुरल डिजास्टर नहीं था इतना बड़ा जितना भारत में हो गया है, ये मैन मेड डिजास्टर है, ये मोदी मेड डिजास्टर है, क्योंकि सरकार ने ठीक तरीके से सुचारू रूप से कदम नहीं उठाए। मेरी लाइन अचानक डिस्कनेक्ट हो गई थी, इसलिए मुझे नहीं पता क्या क्या बात आप सुन पाए हैं, पर मैं वैक्सीनेशन के बारे में ये जरूर कहना चाहती हूँ कि 1 मई को अनाउंस हुआ कि मुफ्त की टीकाकरण होगा 18 से 44 साल के लोगों के का, और आज 10 दिन के बाद भी केवल 12 लाख लोग भारत में उसका फायदा उठा पाए। अगर हम बात करें डबल डोज की, तो 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण होना चाहिए, जिसमें से केवल 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण हुआ है। इस रफ्तार में हमें कितना समय लगेगा? सही कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक बात मैं और जोड़ दूं, हमें वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला भारत छोड़कर बाहर जा चुके हैं। अब जून जुलाई से पहले जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, तो ऐसे में क्या अफरा तफरी मचने से हम रोक सकते हैं? हम अपने लोगों की जान कैसे बचा सकते हैं? अगर विपक्ष सुझाव दे, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, शो के एंड में, हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, शो के आखिर में अपराजिता जी कुछ आप राहत की बात कह सकती हैं क्या इस समय देश के लिए? कोई अश्योरेंस दे सकती हैं क्या? आप आश्वासन दे सकती हैं क्या कि दूसरी लहर इतने दिन में काबू में आ जाएगी, या ये जो आईसीयू बेड्स की कमी है ये इतने दिन में खत्म हो जाएगी? ऑक्सीजन की तो काफी हद तक दिल्ली एनसीआर से पिछले 1-2 दिन से खबरें नहीं आ रही हैं, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन पूरा मिला है 700 MT, उसके बाद से मुझे लगता है किल्लत उतनी नहीं है। पर आप कोई आश्वासन दे सकती हैं क्या? हाँ, कोई आश्वासन दे सकती हैं क्या? बिल्कुल मानक जी, मैं आपके साथ सहमत हूं। अभी जो समय है, अभी चिल्लाने का, शोर करने का समय नहीं है, विरोध करने का समय नहीं है, गठनमूलक सुझाव लेने का समय है। और अनुरोध करूंगी सबसे कि गठनमूलक सुझाव हमें दें। देखिए, ऐसा है कि पहली बात ऑक्सीजन की, अगस्त 2020 में हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, उत्पादन क्षमता थी, वो 6000 मेट्रिक टन थी, और आज मैं बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज 9000 मेट्रिक टन हो गई है। आप जैसा कि जानते हैं 14 देशों से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर वायल, सारी चीजें बहुत परिमाण में आई हैं। मेरे पास तथ्य हैं, मेरे पास संख्या है, समय नहीं है वरना मैं आपके समक्ष रखती। ये सारे राज्यों को हमने भेज दिया है, ग्लोबल कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी है। नहीं, मैं बस आश्वासन चाह रहा हूं कि ये लहर, दूसरी लहर इतने महीने में, इतने हफ्ते में चली जाएगी, और ये जो मौत का तांडव हो रहा है ये इतने महीने में, इतने हफ्तों में खत्म हो जाएगा। मैं कुछ ऐसा सुनना चाह रहा हूं आपसे, कुछ आइडिया, कोई प्रोजेक्शन, कोई प्रिडिक्शन। मुझे भी दीजिएगा। 1213 ऑक्सीजन प्लांट सारे जिलों में लग रहे हैं। देखिए, हॉस्पिटल में एक प्लांट लगेगा, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स लगेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 700 से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 713 डिस्ट्रिक्ट्स हैं।
और मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूं कि हर दिशा में, हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में सबको लेकर हम काम कर रहे हैं और भविष्य के लिए भी हम खुद को रेडी कर रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, टेस्टिंग लेबोरेटरीज की बात मैंने कही, तो और वैक्सीनेशन की जहां तक बात है, देखिए लैंडसेट में दो बड़े अच्छी बातें आई हैं, जो अच्छे सुझाव आए हैं, हमने ग्रहण किया है। पहला उन्होंने कहा वैक्सीन को बढ़ाओ, और मैं आपको बता दूं कि 5 वैक्सीन हमारी क्लिनिकल ट्रायल्स के अंतर्गत हैं और 35,000 करोड़ हमारे बजट में वैक्सीन के लिए रखा गया है। अधिक पैसे दिए जाएंगे। निर्मला मैडम ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो अधिक पैसे दिए जाएंगे। वित्त मंत्री जी ने कहा है 35,000 करोड़ है हमारे। असुविधा कहीं भी संसाधन की नहीं है और नहीं हम होने देंगे। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। ठीक है, ओके, सबकी ऑल राइट, ओके, सहायता की उम्मीद करते हैं और गठनमूलक। ओके, रागिनी नायक, रागिनी मैं चाह रहा हूं कि आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। रागिनी, मैं एक डॉक्टर रागिनी नायक, ओके, डॉक्टर रागिनी नायक का मैं एक असेसमेंट चाहता हूं, कम शब्दों में, टाइम कम है। क्या डॉक्टर रागिनी नायक को लगता है कि एज एन एनालिस्ट लगता है कि ये 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना में ये जो तांडव चल रहा है ये खत्म हो जाएगा, या एटलीस्ट इतना कम हो जाएगा कि हम इसे झेल सकें? रागिनी, देखिए मानक, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ कि इस पूरी ये जो एक विफल स्ट्रैटेजी रही है कोरोना को रोकने की, उसका ठीकरा जनता पर फोड़ना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि इसकी शुरुआत मोदी जी ने ही की, जब जनवरी में डावोस जाकर जंग को जीत चुके हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप देश का प्रधानमंत्री अगर संदेश देगा कि कोरोना समाप्त हो गया है, रेमडेसिविर का प्रोडक्शन कम हो गया, ऑक्सीजन प्लांट जहां बन रहे थे वो रुक गए, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने कुछ सोचा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज ऑक्सीजन ऑडिट कराना पड़ेगा क्योंकि कोई नेशनल पॉलिसी ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन पर और अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। तो जब इस तरीके की टिप्पणी आएंगी, अगर इसमें कोई सुधार नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा परिवर्तन सामने को देखने को आएगा। 35,000 करोड़ का बजट रखा गया कोरोना से निपटने के लिए। क्या उसमें 200 करोड़ लोगों को, माफ कीजिएगा, 200 करोड़ टीके नहीं खरीदे जा सकते हैं? क्या जो सरकार 5% जीएसटी वैक्सीन पर लेती है केंद्र सरकार, वो खुद मुफ्त टीकाकरण की घोषणा नहीं कर सकती है? आप आज कह रहे हैं कि हमने भविष्य काल के लिए योजना बना दी है। अरे लोग तो आज को पढ़ेंगे। आईएमए ने कहा है कि 8 से 10% जो देश का बजट है उसे आप हेल्थ के ऊपर छोड़ दीजिए, और चीजों में से आप कम करिए, इसलिए क्योंकि अभी हेल्थ इमरजेंसी है देश में। क्या लगता है रागिनी आपसे संपर्क भी टूट गया, लेकिन हाँ, अब तक जो आप बोल रही थी वो सब दर्शकों ने सुन लिया, पैनलिस्ट ने सुन लिया। डॉक्टर कौल, मैं आपसे चाह रहा हूं, आपका एनालिसिस क्या है, छोटे कम शब्दों में? डॉक्टर कौल, ये दूसरी लहर कब तक थमेगी? आपकी भविष्यवाणी, आपका एनालिसिस क्या है? जहां तक हम देख रहे हैं, ऑक्सीजन का मिसमैच ऑलरेडी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन स्टेट्स ने भी लगाए हैं। तो विद इन 3 वीक्स आपको नंबर्स ड्रॉप दिखते हैं, जो ऑलरेडी दिख रहा है। सिग्निफिकेंट नंबर्स आपको 2 हफ्ते के अंदर आई थिंक ड्रॉप दिखेंगे। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है एक सजेशन, मैं 2 सजेशन देना चाहूंगा। मैडम बैठी हैं यहाँ पर, तो प्लीज आप माइक्रो टेस्टिंग सेंटर्स बनाइए और होम टेस्टिंग, और सेम थिंग विद वैक्सीनेशन। होम वैक्सीनेशन की जा सकती है, कार के अंदर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन करिए, क्योंकि लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वैक्सीनेशन पे ही सुपर स्प्रेडर इवेंट बन जाएगा। और प्लीज जो भी आदमी वैक्सीनेशन सेंटर पे आ रहा है उसको ऐप के थ्रू रजिस्टर्ड टाइम पे बुलाइए, वरना लाखों लोग जमा होंगे, उससे प्रॉब्लम होगी। और तीसरी बात मैडम, प्लीज ऑन ह्यूमैनिटी सेक, लोगों के अंदर कंपैशन जगाने की इस टाइम जरूरत है। सरकार अकेले नहीं लड़ पाएगी। कोविड ऑर्फन एक रियल फिनोमिना है, और गांव के लिए फंड रेज करिए। इंडिया में इतने मिलियनियर्स बिलियनियर्स बैठे हैं, पैसा लेके कहां जाएंगे किसी को नहीं पता। ये सरकार के साथ मिलके फंड रेज और फंड की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनली और नेशनली, ट्रांसपेरेंसी कि आपने जो पैसा दिया वो किसके काम आया, अगर ये हो जाए, क्योंकि लोगों आप सही कह रहे हैं डॉक्टर कौल, ये बहुत बड़ी समस्या है। कोविड ऑर्फन्स के लिए कुछ एनजीओज ने, कुछ लोगों ने पहल भी की है। क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं डॉक्टर चौबे। डॉक्टर चौबे, कब तक ये दूसरी लहर थमेगी हिंदुस्तान में? आपका प्रेडिक्शन क्या है? ये कब तक? मोस्ट लाइकली अगस्त सितंबर तक रहेगा, उसके बाद थोड़ा स्लो आएगा, फिर वो अप हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली आपको चाइना का एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जो ये वैक्सीनेशन है कि जाके हॉस्पिटल में ही लें, डॉक्टर्स के द्वारा लें, नर्सेस के द्वारा लें, ये कुछ जरूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी। हमारे यहाँ सोसाइटी बनी होती है, हमारे यहाँ वॉलंटियर होते हैं,
एक डॉक्टर आता है, एक नर्स आता है और कम्युनिटी हॉल होती है जहाँ पे आपका रेस्टिंग एरिया होता है, उसके साथ एक पूरा CPR किट और एक एम्बुलेंस के साथ अगर जरूरत पड़ी तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। आप गाँव में भी जाके वैक्सीनेशन का पूरा स्लॉट ले जाके अच्छे प्रिजर्वेशन में रख के और 1 या 2 डॉक्टर के मदद से आप मास में कम से कम 20 से 30 हज़ार लोगों को आराम से वैक्सीनेट कर सकते हैं इन 1 वीक ऑफ टाइम और 2 वीक ऑफ टाइम। लेकिन अगर सारे लोग जो हैं एक जगह ही भीड़ लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा। नहीं डॉक्टर चौबे, देखिए हिंदुस्तान में तो शायद अगर आप हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को देखेंगे और हमारा पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे इंडिया का, आप तो खुद भारतीय मूल के हैं, मैं आपको क्या बता रहा हूं, तो आपने देखा होगा चाहे पोलियो हो, मीजल्स हो, तमाम तरह के वैक्सीनेशन हमने जो किए हैं उसमें हमारा मॉडल बहुत सक्सेसफुल है। ये मॉडल सिर्फ इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि वैक्सीन नहीं है। अगर वैक्सीन होती तो हमने बहुत स्मूथली इस प्रोग्राम को कर लिया होता। कमी है वैक्सीन की, और इसीलिए देखिए करोड़ों लोग रजिस्टर कर चुके हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स पर, भीड़ इसीलिए हो रही है। एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर मिला है 2014। रागिनी क्या कह रही है? मानक, मैं कह रही हूँ आपने बिल्कुल सही पोलियो का उदाहरण दिया। ये भी बताइए कि मुफ्त में पोलियो की दवा घर घर जाकर पिलाई जा रही थी। बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर घर घर जाकर हर हफ्ते में, जैसे दुबई में हो रहा है, मैं तुलना नहीं करना चाहती पर वो भी एक सुझाव की तरह लें, घर घर जाकर टीकाकरण हो रहा है। आपने खुद बताया कि घर घर RT-PCR की किट बट रही है, पर हमारे देश में 35,000 करोड़ रुपया बजट का। ओके, अपराजिता जी जवाब दे दीजिए इस पर, उसके बाद खत्म कर रहा हूं शो को। ये किस तरीके से अपराजिता जी क्यों नहीं फ्री वैक्सीनेशन कर सकते आप सबके लिए? बोलिए अपराजिता जी। देखिए, कुल मिलाकर सारे राज्य सरकारों ने 45 वर्ष से कम के लोगों को जो वैक्सीन दे रहे हैं उसे फ्री कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए फ्री दे रही है, तो कुल मिलाके तो फ्री हुआ ना। लोगों को तो पैसे नहीं देने पड़ रहे ना, राज्य सरकार अपने पॉकेट से, अपने बजट से पैसे दे रही है ना। बिलो 45 ईयर्स। देखिए दिक्कत क्या है कांग्रेस के साथ, न तर्क है इनके पास, न तर्क है, न ज्ञान है। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा ना, सबसे पहले वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तब तो वैक्सीन लगेगी। और इसीलिए मैंने डॉक्टर चौबे को कहा, हमारे पास मॉडल है, हमें एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि 130-35 करोड़ की जनता का वैक्सीनेशन हम कैसे कर सकते हैं। बस वैक्सीन होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। डॉक्टर चौबे आपका, डॉक्टर कौल, रागिनी, अपराजिता जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।